अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम और पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की कि किस तरह से पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम चलता है। और प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के मुख्तलिफ मॉडल कौन से हैं और कौन से मॉडल्स दुनिया में मुख्तलिफ हेल्थ केयर सिस्टम को फाइनेंस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। तो पाकिस्तान एज यू नो इट इज एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हम साउथ एशिया में बेस करते हैं और हमारे आसपास के ममालिक में शामिल हैं अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना एज वेल एज अरेबियन सी। हम मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं हमारे मुल्क के अंदर विच इंक्लूड सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा. We also have got areas of Azad Jammu and Kashmir and FATA and Islamabad Capital Territory. ये सारे वो डिविजन्स हैं कि जिनको मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और मैनेज करने के लिए किया गया और हर जो प्रोविंस है उसमें सिस्टम किसी न किसी हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 216.6 मिलियन और हमारा जो ग्रोथ रेट है कि वो रेट जिसके जरिए पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है दैट्स 2% एनुअली. GDP growth rate is 1% which has gone down from 2018-19 के कोविड के बाद से, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए बढ़ जाएगा. अगर हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर देखें तो ब्रॉडर लेवल पर हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर. सो दीज आर द टू मेन प्लेयर्स विच प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. पब्लिक सेक्टर को फिर आप मजीद डिवाइड कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर फिर आपका फेडरल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी और नेवी के जो हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशंस और हैं वो मौजूद हैं. पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आपके पास प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को विद इन अ प्रोविंस, और उन्होंने फिर आगे उनकी डिविजन प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री केयर सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू अ नेटवर्क ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, तालुका हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स के थ्रू. अगेन प्राइवेट सेक्टर्स का जो सेटअप है सबसे ज्यादा बड़ा सेटअप जो आप देखेंगे बड़े अस्पताल होंगे, उसके अलावा आप बहुत से गली मोहल्लों में इंडिविजुअली प्रैक्टिसिंग जीपीज को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सर्विसेज. इसके अलावा हमारे पास अगर हम बायोमेडिकल मॉडल से बाहर निकलें तो हमारे पास एक नेटवर्क है जहाँ पे हकीम, होम्योपैथ्स, ट्रेडिशनल हीलर्स और बहुत से दूसरे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज या रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह से आप बहुत सी एनजीओज और फिलैंथेरेपिक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी को. अब बात करते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है और प्रोफेशनल्स कितने हैं. तो हमारे पास 1282 हॉस्पिटल्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसका मतलब कि एक हॉस्पिटल बेड है हमारे पास तकरीबन 1600 लोगों के लिए. रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं 670, बेसिक हेल्थ यूनिट 5472 और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी 5743. तो और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. तो अगर कोई बंदा डिस्पेंसरी में जाके कोई दवाई लेता है वो कैन बी रेफर्ड इनटू बेसिक हेल्थ यूनिट, वहां से उसको रूरल हेल्थ सेंटर भेजा जा सकता है, तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर बड़े हॉस्पिटल उस प्रोविंस के अंदर जो मौजूद हैं उनके अंदर. अब अगर हम प्रोफेशनल्स की बात देखें तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं 2,33,261, 24,930 डेंटिस्ट हैं. इसी तरह से 112,123 रजिस्टर्ड नर्सेज और 41,810 रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स और 20,565 लेडी हेल्थ विजिटर्स. इसके अलावा नेटवर्क्स हैं एमसीएच सेंटर्स का, उसके अलावा आप देखते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स और थोड़ी सी और ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो मे नॉट बी रजिस्टर्ड, आप उनको देखेंगे कि वो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज काफी कम है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइमरी हेल्थ केयर का है वो तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स और इन ऑर्गेनाइजेशन का लिंकिंग अप जो एक दूसरे के साथ है वो काफी से ज्यादा
अफेक्टेड है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेल्थ केयर सिस्टम के मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें आ जाता है आपका लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस डिलीवरी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के हवाले से, और पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के हवाले से कहाँ खड़ा होता है। लीडरशिप एंड गवर्नेंस के हिसाब से हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज, जैसे मैंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी और स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए हेल्थ की पूरे मुल्क के लिए। फिर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग दैट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज हेल्थ केयर सर्विसेज। जो सर्विस किस तरह से डिलीवर की जाती है वो हमारा पूरा नेटवर्क है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर, या बाज़ औक़ात आप प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर के अल्फाज सुनते हैं। प्राइमरी केयर के अंदर आपके पास नेटवर्क आ जाता है डिस्पेंसरीज का, बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर का। सेकेंडरी केयर के अंदर आपके पास आ जाता है तालुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, एमसीएच सेंटर्स, और टर्शियरी केयर में आपके पास आ जाते हैं बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं। हमारे मुल्क में लेस देन 0.5% ऑफ जीडीपी जो है वो खर्च की जाती है हेल्थ के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा कम है। 70% का जो एक्सपेंस है वो प्राइवेट सेक्टर, या 70% की जो सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, और तकरीबन 78% लोग पे फॉर देयर एक्सपेंसेस थ्रू आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट। इस पिछली वीडियो में देखें आपको आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट क्या होती है और फाइनेंसिंग किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम की होती है, सो दैट विल एक्सप्लेन अ लॉट फॉर यू। देन वी डू हैव अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज और डोनर्स का कि जो सपोर्ट करते हैं लोगों को सर्विसेज लेने के अंदर। With regards to information, there is inadequate resources। हमारे पास जो हमारी जो resources हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। There is shortage of drugs, instruments, supplies and technologies। आप किसी भी चीज को लेके बात कर सकते हैं, सबसे ये रिलेट करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक से बना हुआ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फिर भी शायद आपको थोड़ी सी एग्जांपल मिलती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर इसका हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है। प्रोफेशनल्स को, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, मिडवाइफ्स हों, या रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स जो भी हमारे हैं, उनका सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग के तरीके काफी वीक हैं, प्रोसेसेस काफी वीक हैं, और उसके बाद फिर उनका उन रजिस्टर्स पे रखना और उनकी सीपीडी देखना। सीपीडी मींस कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि किस तरह से वो लोग मेक श्योर करेंगे कि उनकी नॉलेज और स्किल्स अप्रोप्रिएट रहे एज दे आर स्टेइंग इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम, वो काफी लैकिंग है। Having said that, कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं इन ई हेल्थ और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, बट वो बहुत छोटे पैमाने पर, वो बहुत लोकली छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको मिलेंगी, या फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड स्पेशली आर्म फोर्सेस के जो हॉस्पिटल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर मिलेंगी। सो दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड जनरली। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो नंबर तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कितने हैं। आप देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, काफी कम है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और फिर जो हैं उनका कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस, उनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, खास तौर पर वंस पीपल आर आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज और एनी ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद उनको किस तरह से उनकी जो स्किल्स हैं वो मेंटेन की जाती हैं, वो काफी प्रॉब्लमैटिक है। इसके अलावा एक बड़ा इशू है ब्रेन ड्रेन का, कि लोग हमारे मुल्क से दूसरे जो हमारे ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके मसले हैं, तो लोग मूव आउट कर जाते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, विच देन मीन्स दैट वी नीड टू प्रोड्यूस मोर पीपल। बट अगेन ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि कितना मुश्किल है। तो जो 0.5% हमने बात की जीडीपी की जो हेल्थ पर खर्च होता है, उसका 80% का जो एक्सपेंसेस है वो हम खर्च करते हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर, या फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, दवाइयां खरीदने पर, या मेडिकल प्रोडक्ट्स जो दूसरी चाहिए उनके ऊपर। अगर हम मुल्क में देखें तो 411 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स और 30 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि मेडिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करती हैं, और ये सब मिलके तकरीबन 80% जो मुल्क के अंदर की जरूरियात है उसको पूरा करते हैं। 20% के लिए हमें दूसरे मुल्कों से जो दवाइयां हैं या दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं।
रेगुलेशंस की हम बात करें तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रेगुलेट करती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए। पीएमसी, पीएनसी, इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर हम देखें तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम ड्रैप के नाम से जानते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर के दवाइयों का जो पूरा सिस्टम है या फार्मास्यूटिकल का या मेडिकल प्रोडक्ट्स का वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो। मुल्क में हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमने बात की, तो उसको रिकैप कर लेते हैं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं है। तो जो नेटवर्क है हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर हॉस्पिटल तक का, वो नेटवर्क थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में किस तरह से चलती हैं, वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, पुअरली मेंटेन्ड है। हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट वेल इक्विप्ड। हमारे पास जो हमें चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी या जो हमें मशीनें और दूसरी बहुत सारी चीजें चाहिए, वो उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। और कोविड-19 के दौरान हमें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि लोगों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत 3-3, 4-4 घंटे सफर करके किसी अस्पताल में ले जाना पड़ता था, तो नजदीक की किसी जगह पे कोई चीज मिलती ही नहीं थी। ह्यूमन वर्कफोर्स रिलेटेड इश्यूज हैं, तो जैसा हमने कहा, एक तो शॉर्टेज है, नंबर ऑफ जो आपके पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो काफी कम है, उनका कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस को लेके इश्यूज हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, फिर इसका मतलब है कि जब लोग अपने तरीके से काम नहीं कर पाते, उनकी जॉब्स सिक्योर्ड नहीं है, उनको they don't feel valued, they feel underpaid or depressed, then it's easier for them to leave the job and do something else or move out of the country. इसके अलावा health inequalities हैं throughout the country which then affect the provision of health services between urban and rural areas. तो जो services आपको शहरों में मिलती हैं वो थोड़ी सी बेहतर हैं बनिस्बत उनके कि जो आपको गांव और देहातों में मिलती हैं, और उसकी वजह से फिर जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात लैक ऑफ फंडिंग, जो फंडिंग है हमारे पास लेस देन 0.5% हम खर्च करते हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि कम से कम 5% ऑफ जीडीपी आपको हेल्थ के ऊपर खर्च करना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशंस, अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अप्रोप्रिएट फंडिंग की, मुनासिब फंडिंग की सारी प्रोविंसेस को और सारी गवर्नमेंट्स को और सारे इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होगी, ताकि वो इस काबिल हो सकें कि सर्विसेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। लोगों को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके, उनके लिए ट्रेनिंग की, उनके लिए पढ़ने की सलाहियतें दी जा सकें। रिसोर्स एलोकेशन रूरल अर्बन एरियाज के अंदर ठीक होनी चाहिए, और इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें हमें ज़रूरत है कि हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएं, और इसके अलावा जो ई हेल्थ के कॉन्सेप्ट हैं उन पे हम अमल दरामद करें। तो इन शॉर्ट, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इज अ मिक्स मॉडल, कि जहाँ पे आपको जो हमने मॉडल्स पिछले लेक्चर में पढ़े हैं वो सारे ही आपको मिलते हैं कि टैक्स से लेके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, पब्लिकली अवेलेबल सिस्टम मौजूद है। उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं कि जो वे पीपल पे आउट ऑफ पॉकेट अपनी जेब से भरते हैं, और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको इंश्योरेंस सिस्टम के थ्रू या उनको किसी तरह की डिडक्शंस के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो देयर इज अ मिक्स मॉडल ऑफ द हेल्थ फाइनेंसिंग व्हिच इज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर फायदेमंद लगा होगा। आप अपने कमेंट्स छोड़िए या क्वेश्चंस इसमें लिखिए, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करती रहूंगी, और मैं इसके अलावा आपको कुछ और आर्टिकल्स हैं वो भी दूंगी पढ़ने के लिए, तो प्लीज देखिएगा। प्लीज डू फॉलो अस and leave any feedback. Thank you.